Welcome guys, welcome to the new video. This video is going to be a very valuable video for you. मैंने क्या किया है, मैंने पिछले जो भी जेई एडवांस के पेपर्स थे उनमें से बहुत रिसर्च करके कुछ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस निकाले और उन क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज बना दी है और वो क्वेश्चंस इस सीरीज के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके वो देख सकते हो। तो यार इस सीरीज के बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट यार, मोर क्वेश्चंस इन लेस टाइम। यार मैं बहुत कम टाइम लूंगा आपके और अच्छे क्वेश्चंस और मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू आपको करवा दूंगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, यू हैव टू पॉज द स्क्रीन एंड सॉल्व इट, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू हैव टू प्ले द वीडियो। सो उससे क्या होगा कि पहले आप खुद सॉल्व कर लेंगे, फिर मेरी कुछ जो मैंने मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी मेथड्स थोड़ी डिफरेंट होगी, सो आप एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड्स में सॉल्व करने के तरीके जान जाएंगे। दूसरा यार, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले 40 साल के जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो ढूंढ के निकाले हैं वो इसमें होंगे। तो यार क्वेश्चंस जो है वो चैलेंजिंग होंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने से क्या होगा यार, चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने से इट विल बी एंड दे विल वर्क एज एन ऑयल फॉर योर ब्रेन। जैसे कि कोई अगर इंजन होता है ना, अगर उस इंजन में अगर हम ऑयल डालते हैं तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, राइट? तो जैसे कि हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्वेश्चंस हमारे ब्रेन के लिए ऑयल जैसा काम करेंगे और हमारी इफिशियंसी, ब्रेन की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी और हम एक अच्छा नॉलेज भी पालेंगे और हमारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज भी हो जाएंगे। उसके बाद यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे इस सीरीज से लग जाएंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उन्हें कैसे करना है वो भी हम अच्छे से जान लेंगे। तो यार ये सीरीज मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है ये सीरीज सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज। क्वेश्चन विल बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन, तो पॉज कर लो स्क्रीन को और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। सर अब तक आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो अगर क्वेश्चन कर लिया है तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन को आसान भाषा में पहले पढ़ लेता हूँ और उसके कुछ जो फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बना लेता हूँ। अ थिन यूनिफॉर्म बार लाइज ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज फ्री टू मूव इन एनी वे ऑन द सरफेस। ठीक है, उन्होंने क्या बोल रखा है यार कि एक बार है आपका जिसका मास जो है ना वो 0.16 है, जिसकी टोटल लेंथ जो है ना वो √3 है, एंड देयर आर टू पार्टिकल्स। ठीक है, देयर आर टू पार्टिकल्स विच आर मूविंग विथ वेलोसिटी। फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड पार्टिकल इज एक्चुअली मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और तो वो जो है ना वो सेंटर से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे उसे स्ट्राइक करने वाले। ठीक है, तो उनका जो मास है उन्होंने दे रखा है 0.08 एंड दूसरे का भी जो मास है वो भी 0.08। When I observe this question carefully, तो मुझे पता चल रहा है कि अरे यार ये जो रॉड का जो मास है ना, इट इज एक्चुअली 2 times ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब अगर मैं इसके मास को, जो रॉड का मास है उसे अगर मैं 2m मान ले रहा हूं तो मैं इनको m मान सकता हूं। इट मीन्स दैट आई एम कन्वर्टिंग दिस क्वेश्चन इनटू वेरिएबल क्वेश्चन। मीन्स आप एक बात नोट कर लो कि डीलिंग विद वेरिएबल्स इट्स एक्चुअली मोर इजी देन डीलिंग विद नंबर्स, क्योंकि जब आप वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं ना तब आपको कैलकुलेशंस जो है वो कंपैरेटिवली नंबर्स के कंपैरेटिवली कम करने पड़ते हैं। तो यार जो आपके डिविजन्स है, मल्टीप्लिकेशंस है, वो सारी चीजें आपको कम करनी पड़ेंगी, तो आपके सिली मिस्टेक्स भी कम होंगे। सो ये ट्रिक जो है वो आपको सिली मिस्टेक्स कम करने में भी हेल्प कर सकते हैं। सो इसे आप जहां पे भी नोट्स करते हो ना वहां पे इसे अच्छे से यार केयरफुली नोट कर लेना। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर के थ्रू। तो यार इस क्वेश्चन को आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन मिलती है कि यार जो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे वो 0 है, मतलब देयर इज नो फोर्स। सो इट मींस दैट वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। हम लीनियर मोमेंटम को अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। सो अगर मैं लेता हूं m10, ठीक है, प्लस m6, मैं क्या कर रहा हूं mv प्लस mv। ठीक है, mv1 प्लस mv2, जो यहाँ पे v1 जो है वो 10 है, यहाँ पे v2 जो है वो 6 है। कभी कभार हमें थोड़े न्यूमेरिकल्स लेने पड़ते हैं क्योंकि 50-50% आप कर सकते हैं, 50% वेरिएबल्स एंड 50% न्यूमेरिकल्स। इट विल बी अ बेनिफिशियल, सो ट्राई करना है इसको कभी। हाँ, सो ठीक है, अभी मैं अगर इसका ले लेता हूँ, जैसे कि अब मैं फाइनल कंडीशन देख लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ। तो जब मैं फाइनल कंडीशन देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार ये जो रॉड है उसका
सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से जाएगा जिसको मैं VCOM मान लेता हूं, और ये जो दो पार्टिकल है जो अभी उससे स्टिक कर चुके हैं वो भी कुछ वेलोसिटी से जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, जो होगी VCOM सिमिलर टू इट। ठीक है, जो भी होगी VCOM सिमिलर टू इट। सो अगर मैं इन सबका मोमेंटम इसके इक्वल कर दूं, जो कि मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो वो जो होता है वो मैथमेटिकली मैं उनको इक्वली कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्वल करता हूं, जैसे इसका मास तो 2m था, इसका मास m था और इसका मास 2m था, तो क्या होगा m VCOM प्लस 2m VCOM प्लस m VCOM। ओके, देन क्या हो जाएगा कि ये 16m इट विल बिकम 16m, और ये जो है वो टोटल बन जाएगा 4m VCOM। सो यार मुझे एक वेलोसिटी मिल गई है, VCOM मिल गई मुझे 4, बिकॉज mm गेट्स कैंसल एंड 4 4 are 16। ठीक है, तो मुझे VCOM मिल गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, VCOM तो मिल गई, अब क्या करेंगे यार, ये रोटेट भी करेगा। क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि जो इंपल्स यहां से लग रहा है ना वो इंपल्स इससे कम है। सो इंपल्स का रोटेशन आ गया, तो इसे अब एक रोटेशन मिल जाएगा, एक नया इंपल्स मिल जाएगा जो इसे एंगुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो यार उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी एंगुलर मोमेंटम जो है ना उसे हम कंजर्व करेंगे। हाउ वी विल कंजर्व इट, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली कंजर्व कैसे करते हैं। तो यार अब लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व कर लिया, अब हमें करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है कि हमें कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कि मैं ये पॉइंट मान रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग मैं जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। जब भी मैं अकॉर्डिंगली मोमेंटम कंजर्व करता हूं, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं यार, इनिशियल चीजों को और फाइनल चीजों को इक्वल करता हूं। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया है, और अगर जैसे कि मैंने बताया था कि फाइनली ये हो रहा है, सिर्फ ये होगा क्या, नहीं, तो ये खुद के अराउंड रोटेट भी करेगा ओमेगा से। अब ये ऐसे नहीं रोटेट करेगा, आई एम सॉरी, इट विल नॉट रोटेट लाइक दैट, इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। क्यों, मुझे ऐसा कैसे पता चला, मैं कैसे बता सकता हूं यार कि ये इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जरा ऑब्जर्व करते हैं, सो 10m इज एक्चुअली ग्रेटर देन 6m, सो इट मींस दैट इट शुड रोटेट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लेट्स स्टार्ट द कंजर्विंग, सो लेट्स स्टार्ट टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। सो अगर मैं सबसे ज्यादा कौन है यार 10m इंटू मैं इस पॉइंट के अलोंग कंजर्व कर रहा हूं, तो मुझे जो l है वो इसके अलोंग लेनी पड़ेगी। सो l जो है वो आपकी है 0.5, कैसे MVL। ठीक है, MVL ले लिया है, माइनस अब इसका ले लेते हैं MV जो कि 6 है इसके केस में, और L जो अभी भी 0.5 है। ठीक है, तो अब मैं इसको इक्वल कर देता हूं टोटल एंगुलर वेलोसिटी के, जो कि बॉडी की होगी आफ्टर स्टिकिंग द टू पार्टिकल्स टू द रॉड। ठीक है, तो वो क्या होगी, m √3 होल स्क्वायर, सॉरी ये 2m आएगा बाय 12, मतलब मैंने ये क्या लिख दिया, क्या है एक्चुअली मैंने क्या लिखा है, ml स्क्वायर बाय 12। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है इसके पॉइंट के अलोंग, सेंटर के अलोंग। सो प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बदल गया है। क्यों बदल गया यार, फाइनल कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया है क्योंकि दो नए पार्टिकल्स आए हैं। सो मैं, अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल लिख देता हूं, जो आपको आसानी होगी समझने में, जो है आपका 2m √3 का होल स्क्वायर बाय 12, जो कि ml स्क्वायर बाय 12 है पॉइंट के अलाउंग। अब जो नए मास आ गए हैं दो, उनका जो कि m 0.5 का होल स्क्वायर प्लस और एक है m ऑफ 0.5 का होल स्क्वायर। सो उनको भी यहां लिख देता हूं, तो वो डायरेक्टली हो जाएंगे m बाय 4 प्लस m बाय 4, टोटल हो गया ओमेगा। हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सो अगर हम अभी भी और थोड़ी चीजें बाकी, जैसे कि 10 - 6 हो गया कितना, 4m, जो 0.5 है उसका हाफ लिख दो यार, चलेगा ना।
फिजिबल कंडीशन से। सो अगर इसको 2 काट दिया, ये 6 हो गया, और ये 3 जब स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर हो जाएगा तब 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा m/2। सो इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ m/2 प्लस ये दोनों का एडिशन भी करूंगा तब भी मिल जाएगा m/2 ओमेगा। सो यार अभी क्या क्या करना है, मतलब इन दोनों का अगर एडिशन करूंगा तो मिलेगा m ओमेगा, और इसको अगर इससे काट दूं तो 2m 2m मिल गया। सो mm गेट्स कैंसिल एंड वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो 2 रेडियन पर सेकेंड मिल गया, एंड इनिशियल कंडीशन में हमें VCOM मिल गया। अभी हमें फाइनल बॉडी की जो नई बॉडी तैयार हो रही है ना, जो नई बॉडी डेवलप हो रही है, उसकी हमें एंगुलर वेलोसिटी भी पता चल गई और ट्रांजिशनल वेलोसिटी भी पता चल गई। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी टोटली। ठीक है, इनिशियल KEI बोल देता हूं मैं, KEI मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देखता हूं मैं, तो पहले तो यार रॉड जो थी वो रेस्ट पे थी, तो इसलिए उसका कोई एनर्जी नहीं होगी, उसकी कोई एनर्जी नहीं होगी। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, m 10 mv²/2। ठीक है, प्लस m 6²/2 प्लस रॉड की एनर्जी 0, जो कि हो जाती है, अगर मैं सबकी कैलकुलेशन जरा फास्टली कर भी दूं तो हो जाती है ये 68m। ठीक है यार, इसका 100 हो जाता है, हाफ कर देंगे तो 50 हो जाएगा। इसका जो है वो 36 हो जाता है, उसका भी आप करेंगे तो आप 18 हो जाएगा। तो यार 68m हो गई। सो जब मैं KE फाइनल लिख देता हूँ, KE फाइनल क्या हो जाएगी यार, KE फाइनल में जब लिखता हूं तब भी मुझे क्या करना होगा, 2 एनर्जीज है अभी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे दोनों चीजें लिखनी होगी। जब मैं VCOM मतलब जब मैं ट्रांजिशन लिख रहा हूं तब मुझे 1 2 तब मुझे 1 2 3 इन तीनों की भी जो टोटल एनर्जी है वो लिखनी पड़ेगी। सबकी वेलोसिटी तो यार सेम है, तो क्यों ना मैं उन्हें ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ m प्लस 2m प्लस m VCOM होल स्क्वायर प्लस, लिख सकता हूं ना, प्लस अभी लिखूंगा ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी लिखूंगा मैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, जब मैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने जाऊंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल यार हमने यहां पे निकाल लिया था, वो आ रहा था हमारे लिए m। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है उसे मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं। ठीक है, सो KE फाइनल मुझे पता चल जाता है KE फाइनल क्या है। सो इनका अगर मैं एडिशन करता हूं तो 2m, सो अगर मैं इनका एडिशन करता हूं तो 2m 4m, इट विल बिकम 4m का हाफ हो गया 2m, सो 2m VCOM का होल स्क्वायर, 2m VCOM का होल स्क्वायर प्लस, और क्या चीजें प्लस करनी है मुझे, हाफ ऑफ मिनट, सो ये m ओमेगा स्क्वायर बाय 2। सो 2m VCOM, v कितना है, VCOM हमने निकाला था 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 16 हो गया, प्लस अब ओमेगा भी निकाला था हमने, ओमेगा 2 था, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी बिकम 2, सो ये 2m आ गया। सो ये इंटू 16 है, मतलब कितना, 16 इंटू 2 32 प्लस 2 मतलब 34m। ठीक है, सो अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ यार, पेपर में जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, इसलिए यार थोड़ा एक ऐसा स्क्वायर बना लेता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, क्योंकि यार समझ में है आपको। सो मैं अगर फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस लेता हूं तो KE इनिशियल माइनस KE फाइनल विल बी डेल्टा KE, मैं बोल सकता हूं ऐसा, ऑब्वियसली बात है, मैं बोल सकता हूं ऐसा। सो इनिशियल हमने जब लिखा था तब इनिशियली क्या थी यार, वो 68m आई थी, 68m। देख रहे हैं आप, मैं अभी भी वेरिएबल्स के साथ डील कर रहा हूं, मैंने अभी तक कोई भी नंबर नहीं लिया, नंबर को लास्ट में लूंगा वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते टाइम। ठीक है, जो जिसकी वजह से मुझे जो करेक्ट आंसर है वो मिल पाए। ठीक है, जो 68m हो गया, फिर माइनस करूंगा उससे
फाइनल काइनेटिक के ई है, ओके, डेल्टा के ई है जो है वो डेल्टा की है, तो 68 माइनस 34 विल बी 34m जो कि डेल्टा के ई है। नाउ वी हैव टू रीपुट द वैल्यूज ऑफ m जो की थी यार 34 इंटू m की वैल्यू क्या थी 0.08 जो सर मैं अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो आंसर आ रहा है ना वो 2.72 जूस हो जाएगा। अब आंसर चेक, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही ट्रिकी तरीके से मैंने निकाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन। तो यार ये क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया है, सो पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना। सॉल्व कर लिया। सो यार इसमें दो क्वेश्चंस थे इन्होंने पूछे हुए। सो यार मैं उनका कुछ आसान भाषा में उसका एक आपको जो है जवाब बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, सिचुएशन कैसी है। दे हैव सेड दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म थिन रॉड, देयर इज अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m। कैपिटल M की एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है जिसका मास जो है ना उन्होंने m दे रखा है। ये कुछ सरफेस है जिसका मास जो है वो कैपिटल M है। सेंटर ऑफ मास पे मैं उसका सारा मास लोकेटेड मान रहा हूँ, जो एक्चुअली होता भी है, जिसकी लेंथ जो है ना वो L है। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज भी बता रखी है कि जो खड़ी है ना रॉड, वहां पे उसको उन्होंने बोल दिया कि यार वो ओरिजिन है 0,0 है, आप ऐसा मान लीजिए। तो ठीक है, तो उन्होंने नेक्स्ट क्या बोल दिया कि देयर इज a slight disturbance at t is equals to 0 causes the lower end to smooth on the स्लीपर सरफेस। ठीक है, तो स्लीपी सरफेस है ये सब, और एक शॉर्ट और एक स्लाइट डिस्टर्बेंस दे रखा है, दिया है उन्होंने रॉड के निचले भाग में, मतलब जो ओरिजिन वाला पार्ट है वहां पे एक स्लाइट डिस्टर्बेंस दे दिया है। तो अब जब स्लाइट डिस्टर्बेंस हो जाएगा तब क्या चीज होगी, क्या सीन होगा, हम उसको एक अलग डायग्राम में बना लेते हैं। तो यार रॉड जो है ना वो ऐसा नीचे गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, रॉड नीचे गिरना शुरू कर देगी। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड ड्यूरिंग द फॉल। सो यार इसका सीधा सीधा जवाब है यार, वो जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली नीचे गिरेगा। इसका मतलब उसकी जो ट्रैजेक्टरी है ना वो होगी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी वो, और वो नीचे वही, मतलब वो स्ट्रेट लाइन एकदम स्ट्रेट होगी, यहां से नीचे वो ओरिजिन पे ही गिरेगा, वो जो सेंटर ऑफ मास है उसका। ठीक है, तो फर्स्टली तो ये होगा। क्यों ऐसा होगा मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। क्यों यार पैराबोला क्यों नहीं हो सकता, क्यों यार सर्कल क्यों नहीं हो सकता। सर उसके कुछ रीजंस है। इस क्वेश्चन में अगर हम जब देखते हैं ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि पहली चीज यहाँ पे ना एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक ही है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ग्रेविटी है, जो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना तो क्या सीन होगा कि अगर फ्रिक्शन होता तो क्या सीन होता कि दो फोर्स आ जाते तो सेंटर ऑफ मास को नीचे लाने में दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है। अब उन्होंने जब बोल दिया है कि यार दिस सरफेस इज स्मूथ देन देयर विल बी नो सच फोर्सेस, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी फोर्सेस नहीं होंगे। सिंपल है। सो ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यार वो स्ट्रेट लाइन क्यों फॉलो कर रहा है। अगर फ्रिक्शन होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन लिखनी पड़ती, तब हमें पता चलता कि वो कौन सा ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है, कौन सी ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, वो हमें बाद में पता चलता। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉइंट ऑन द रॉड लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द लोअर एंड, what is the shape of the path that of it, what is the shape of the path of this point। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि यार आप है ना एक पॉइंट मान लो रॉड के एंड से जो r डिस्टेंस पे। ठीक है यार, मैंने एक पॉइंट मान लिया। सो अब मैं क्या करूंगा, उसको एक नाम दे दूंगा, जैसे कि XY पॉइंट है। सो अब मेरी ये डिस्टेंस मुझे मिल गई, x है जो n है, और ये पॉइंट भी मिल गया, मैं इसको B मान लेता हूं। ठीक है,
सो यार ये जो एंगल है ना, मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल है उसको मैंने थीटा मान लिया है। अब क्या करूंगा मैं, इन ट्रायंगल बी एन पी, इन ट्रायंगल बी एन पी में मैं क्या करूंगा, साइन थीटा फाइंड करूंगा। साइन थीटा मुझे मिल जा रहा है y बाय आर। उसके बाद क्या करूंगा, कॉस थीटा फाइंड कर लूंगा। कॉस थीटा मुझे क्या मिल जाता है जब मैं फाइंड करता हूं तब, x प्लस बी एन बाय एल बाय टू। एल बाय टू क्या है यार, एल इसकी टोटल लेंथ थी, तो ये सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्वियस सी बात है एल बाय टू होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया एल बाय टू। तो बी एन की वैल्यू मुझे पता चल जाती है, बी एन की वैल्यू है आर कॉस थीटा। कैसे यार, यहां से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बी एन की वैल्यू जो है वो आर कॉस थीटा है। एक्स प्लस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय एल बाय टू। सो अगर मैं कॉस थीटा को फर्दर सॉल्व करता हूँ, इफ आई सॉल्व फर्दर कॉस थीटा, आई विल गेट दैट एक्स एल बाय टू माइनस आर, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया। सो यार उसे करने का सबसे आसान तरीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू 1 कर देना। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार देखा भी होगा। कभी भी हम अगर कोई ट्रेजेक्टरी निकालते हैं ना, तो ऐसे टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स वो सर्कल ही होता है। तो यहाँ पे भी सर्कल ही है यार, ऑब्वियस से बात है। सो उसकी जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होगी वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बट आप चेक कर लेना कि यार सही है या नहीं। सो दिस इज द लास्ट इक्वेशन, दैट इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द रॉड। सो वो ट्रेजेक्टरी कौन सी होगी यार, इसका आंसर होगा वो सर्कल होगी, जरूर सर्कल होगी। सो यार ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के निकाले हैं प्रीवियस 40 इयर्स के पेपर्स में से, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ के निकाले। सो अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर देना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना बस। थैंक यू।